आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जहर बुराई का। बहुत समय पहले की बात है। एक नेक और परोपकारी राजा था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्य करता रहता था, अतः प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। राजा बाढ़, अकाल, महामारी आदि के समय खजाने के मुंह खोल देता था। ऐसे समय में प्रजा का लगान भी माफ कर देता था और अपनी ओर से प्रजाजनों को अनाज, कपड़ा तथा इसी प्रकार की आवश्यकता की अन्य वस्तुएं देकर उनकी सहायता करता था। ईश्वर की कृपा और राजा के सत प्रयासों के कारण राज्य में लंबे समय से कोई दैवीय विपत्ति नहीं आई थी। अतः राज्य की प्रजा दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रही थी। नेक राजा के पड़ोस में भी एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दुष्ट और अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा को तरह तरह से सताया करता था। दुष्ट राजा के राज्य में लुटेरे और दुष्कर्म करने वाले खुलेआम घूमते थे। ऋषि मुनियों और साधु संतों ने उसका राज्य ना जाने कब का छोड़ दिया था। दुष्ट राजा में सभी दुर्गुण थे। वह हमेशा बीमार और परेशान रहता था, किंतु उसे अपनी परेशानी की कोई चिंता नहीं थी। वह तो हमेशा नेक राजा और उसके प्रजा की खुशहाली से चिंतित रहता था। दुष्ट राजा हमेशा ऐसे प्रयास करता रहता जिससे नेक राजा और उसकी प्रजा को कष्ट हो। वे कभी अपने राज्य के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को नेक राजा के राज्य में भेजकर लूट और चोरी कराता, तो कभी मवेशी छोड़कर उसके राज्य की फसलों को नष्ट करवा देता था। लेकिन नेक राजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अपने सैनिक दुष्ट राजा के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डाल देते और मवेशियों को पकड़कर जरूरतमंद लोगों को दे देते। इस प्रकार दुष्ट राजा नेक राजा की प्रजा और नेक राजा को परेशान करने के लिए अनेक प्रयास कर चुका था, लेकिन अभी तक के उसके सारे प्रयास बेकार हो गए थे। एक बार दुष्ट राजा ने नेक राजा के राज्य पर आक्रमण करने का विचार भी बनाया, लेकिन वह इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। दुष्ट राजा की प्रजा उससे डरती अवश्य थी, लेकिन मन ही मन उससे घृणा करती थी और दुष्ट राजा के कर्मचारी और सैनिक भी विश्वास के नहीं थे। अतः दुष्ट राजा ने नेक राजा पर आक्रमण करने का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन फिर नेक राजा के राज्य को हड़पने का विचार अपने मन से कभी नहीं निकाल सका। इसके लिए उसे एक सुअवसर की प्रतीक्षा थी। इधर नेक राजा काफ़ी बूढ़ा हो गया था। अब उससे राजकाज नहीं संभलता था। नेक राजा का एक बेटा था। राजकुमार अपने पिता के समान नेक और परोपकारी था। वह जवान हो चुका था। उसने अपने राज्य के ज्ञानी ऋषि मुनियों से सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली थी और राज्य के सभी कार्य कुशलतापूर्वक करने योग्य हो गया था। एक बार नेक राजा बीमार पड़ा। उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी, अतः उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। राज्य भर के हकीमों और वैद्यों ने उसे देखा और उसका इलाज किया, किंतु सफलता नहीं मिली और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। नेक राजा के मरने के बाद उसके बेटे को राजा बनाया गया। नया राजा सभी प्रकार से नेक और परोपकारी और प्रजा का हितैषी था, अतः उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और राज्य का कार्य पहले की ही तरह आराम से चला रहा। नए राजा का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजकुमार की माँ बहुत सीधी और सरल थी, फिर भी उसने राज्य के कर्मचारियों की सहायता से राजकुमार के लिए राजकुमारी की खोज शुरू कर दी। दुष्ट राजा को भी यह समाचार मिल गया कि नए राजा के विवाह के लिए एक राजकुमारी की खोज की जा रही है। वह ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में था। उसकी एक बेटी थी। दुष्ट राजा ने अपनी बेटी और नए राजा के विषय में बड़ी देर तक सोच विचार किया और फिर एक भयानक निर्णय लिया, अपनी बेटी को विषकन्या बनाने का निर्णय। दुष्ट राजा ने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। उसने ये बात अपनी रानी और राजकुमारी को भी नहीं बताई। दुष्ट राजा ने अपने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को बुलाया। उसके साथ गुप्तचर विभाग के प्रमुख के पास आ पहुंचा। दुष्ट राजा के गुप्तचर विभाग का प्रमुख एक वृद्ध आदमी था। राजा ने गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बताया
कि वह अपनी राजकुमारी को विषकन्या बनाना चाहता है। उसने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह नए राजा के पास जाकर पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा और इसके बाद अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखेगा। राजकुमार बहुत नेक और दयावान है, अतः वो मुझे माफ़ कर देगा। इसके साथ ही रूपवान होने के कारण वह बेटी से विवाह भी कर लेगा। इस प्रकार नए राजा की पत्नी एक विषकन्या बन जाएगी। इस विषकन्या के विष के प्रभाव से नया राजा अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा। उसी समय दुष्ट राजा नेक राजा के राज्य पर आक्रमण कर देगा और उसे अपने राज्य में मिला लेगा। गुप्तचर विभाग के प्रमुख व्यक्ति के मन में थोड़ी इंसानियत बची हुई थी। उसने राजा को समझाया कि वह इस कार्य के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करे, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। राजा का कहना था कि उसके राज्य में कोई सुंदर लड़की नहीं है और यदि कोई सुंदर लड़की मिल भी जाए तो उसे विषकन्या बनाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नया राजा किसी राजकुमारी से विवाह करेगा, साधारण लड़की से नहीं। गुप्तचर विभाग के प्रमुख ने राजा को अनेक सुझाव दिए, लेकिन राजा ने उसका एक भी सुझाव नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर वृद्ध गुप्तचर प्रमुख राजकुमारी को विषकन्या बनाने के लिए तैयार हो गया। दुष्ट राजा खुश हो गया और अपने महल वापस आ गया। दुष्ट राजा ने अगले दिन अर्धरात्रि के समय अपनी बेटी को बुलाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसने राजकुमारी को केवल इतना बताया कि वह उसे एक गुप्त स्थान पर ले जा रहा है, जहां उसे कुछ समय तक रहना होगा। यहां उसका एक विशेष ढंग से उपचार किया जाएगा, इससे उसके रूप में निखार आ जाएगा और वह अधिक सुंदर हो जाएगी। बेचारी राजकुमारी सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में दुष्ट राजा की बातों में आ गई और उसके साथ महल के गुप्त मार्ग से चल पड़ी। इस समय दुष्ट राजा और राजकुमारी के साथ कोई सैनिक अथवा गुप्तचर नहीं था। दुष्ट राजा अपने घोड़े को रात के अंधेरे में बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। उसके पीछे उसकी बेटी थी। दुष्ट राजा ने नगर की सीमा पार की और इसके बाद उस स्थान पर पहुँचे जहां प्रधान गुप्तचर रहता था। प्रधान गुप्तचर को दुष्ट राजा की योजना की जानकारी थी। वह पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने दुष्ट राजा और राजकुमारी का स्वागत किया। राजकुमारी बहुत भयभीत थी, फिर दुष्ट राजा से बहुत डरती थी, अतः कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पा रही थी। दुष्ट राजा ने प्रधान गुप्तचर को अलग से ले जाकर उससे कुछ बात की और राजकुमारी को वहीं छोड़कर वापस महल लौट गया। वृद्ध प्रधान गुप्तचर ने राजकुमारी के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया। उसने उसे थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया और विशेष रूप से तैयार किए गए एक कक्ष में उसे सुला दिया। अगले दिन से राजकुमारी को विषकन्या बनाने का काम आरंभ हो गया। उसे सबसे पहले साधारण प्रकार के विष दिए गए, इसके बाद धीरे धीरे तेज असर वाले विष दिए गए और इनकी मात्रा भी बढ़ती गई। राजकुमारी को आरंभ में विष लेने के बाद बड़ी बेचैनी होती थी। उसके शरीर में आग सी पैदा हो जाती थी और उसे लगता था कि उसका सिर फट जाएगा। कई बार तो उसे विष लेने के बाद उल्टियाँ भी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होता गया और कुछ समय बाद विष लेना राजकुमारी की आदत बन गई। उसे विष मिलने में थोड़ा सा भी विलम्ब हो जाता तो वह बेचैन हो उठती। यह सब लगभग 8 माह तक चलता रहा। राजकुमारी को इसी तरह विष दिया जाता और विषकन्या बनाने का प्रयत्न किया जाता। राजकुमारी को अब वहाँ रहते रहते लगभग 1 वर्ष हो चुका था। इस मध्य उसे विष लेने के साथ ही साथ और भी बहुत कुछ सिखाया गया था। उसे संगीत, गायन और नृत्य की शिक्षा भी दी गई। मदिरापान का भी अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही उसे पुरुषों को मोहित करने की कला का भी प्रशिक्षण दिया गया। इन सब चीज़ों ने राजकुमारी का पूरा जीवन ही बदल दिया था। राजकुमारी अब पहले जैसी राजकुमारी नहीं रह गई थी तथा उसकी आंखों में गजब की सम्मोहन शक्ति पैदा हो गई थी। राजकुमारी की सुंदर आंखें
इस प्रकार की हो गई थी कि यदि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल देता तो फिर अपनी आंखें हटा नहीं सकता था। एक दिन राजकुमारी प्रधान गुप्तचर के कक्ष में भेटे सांप के विष की प्रतीक्षा कर रही थी। सांप को लाने में विलंब होने के कारण वह कुछ आसान सी दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद एक सेवक सांप लेकर उसके सामने आया और सांप भागने लगा। सांप को भागते देखकर राजकुमारी की बेचैनी क्रोध में बदल गई। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर सांप को पकड़ा और चबा डाला। एक आश्चर्य हुआ, सांप तड़पा और मर गया। पास खड़े प्रधान गुप्तचर ने यह देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। राजकुमारी पूरी तरह से विषकन्या बन चुकी थी। उसके विष के प्रभाव से ही सांप की मौत हुई थी। वास्तव में राजकुमारी की सांस तक इतनी घातक हो चुकी थी कि उसके विष के प्रभाव से किसी की भी मौत हो सकती थी। प्रधान गुप्तचर ने यह शुभ समाचार दुष्ट राजा के पास भेज दिया। दुष्ट राजा ने जब यह सुखद समाचार सुना कि उसकी बेटी सफल विषकन्या बन गई है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने समय बिल्कुल नष्ट नहीं किया और अगले दिन मध्यरात्रि के समय प्रधान गुप्तचर के पास जाकर राजकुमारी को महल में ले आया। उसने एक दिन पहले ही राजकुमारी के महल में बड़े ही गुप्त ढंग से 1 दर्जन सांपों तथा अन्य आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था कर दी थी। दुष्ट राजा ने विषकन्या बनी राजकुमारी के विषय में किसी को नहीं बताया था, अतः राजकुमारी से किसी को भी नहीं मिलने दिया गया। रानी भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकी। अभी तक उसने रानी तथा राज परिवार के सभी लोगों को यह पता रखा था कि राजकुमारी कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण लेने हेतु गई है। अब राजकुमारी के आने के बाद उससे मिलने पर लगे प्रतिबंध से राजकुमारी की असलियत कभी भी खुल सकती थी और दुष्ट राजा की घातक योजना का भंडा फूट सकता था। अतः दुष्ट राजा ने शीघ्र राजकुमारी का विवाह करने का निश्चय किया। दुष्ट राजा ने अपने विश्वास पात्र महामंत्री और सेनापति को बुलाया तथा उनके साथ मंत्रणा करने के बाद नए राजा के पास राजकुमारी के विवाह का संदेश भेजा। नया राजा अपने पिता के समान बड़ा नेक और सरल हृदय था। उसने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति का स्वागत किया और विवाह प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अपने राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित तथा अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया। सभी ने दुष्ट राजा की राजकुमारी के साथ विवाह करने के विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और इस पर खुलकर अपने मन की बात। इसमें 2 प्रकार के मत थे। कुछ लोगों का विचार था कि दुष्ट राजा बहुत चालाक और मक्कार है, इस विवाह के पीछे निश्चित रूप से उसकी कोई चाल होगी, अतः इस विवाह से इनकार कर देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मत था कि राजकुमारी बहुत सुंदर है तथा इस विवाह से दोनों शत्रु राज्य एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे, अतः यह विवाह अवश्य ही किया जाना चाहिए। पूरे दिन इस विषय पर तरह तरह की बातें होती रही, किंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। नया राजा नेक था पर उसके पास अनुभव की कमी थी, अतः फिर वह कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था। अंत में यह निर्णय किया गया कि पहले रानी दुष्ट राजा के पास जाएंगी और राजकुमारी से स्वयं मिलेंगी। इसके बाद विवाह के संबंध में विचार किया जाएगा। नए राजा ने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति को इस निर्णय से अवगत कर दिया और उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया। दुष्ट राजा को नए राजा का यह निर्णय अच्छा लगा। उसे राजकुमारी के गुण के विषय में प्रधान गुप्तचर ने सब बता दिया था, अतः दुष्ट राजा अपनी बेटी को नए राजा की रानी माँ को दिखाने के लिए तैयार हो गया। दुष्ट राजा ने रानी के आगमन पर राजकुमारी के महल के बगीचे में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। वहाँ दुष्ट राजा के सीमित लोग और रानी माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था। राजकुमारी ने इस आयोजन में एक गीत गाया, संगीत की एक धुन बजाई और नृत्य किया। रानी माँ राजकुमारी के रूप के साथ ही उसके गुण पर मोहित हो गई और रिश्ता पक्का करके अपने राज्य में वापस लौट गई और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। राजकुमारी के विवाह के अवसर पर पूरे राज्य को सजाया गया और दुष्ट राजा के महल में शानदार प्रकाश की व्यवस्था की गई। यह पूरा कार्य दुष्ट राजा के महामंत्री ने स्वयं अपने देखरेख में कराया। निर्धारित समय पर नए राजा के साथी आ गए और रात का अंधेरा होते होते बारात तैयार हो गई।
इस बारात में नए राजा के कुलगुरु भी आए थे। कुलगुरु बड़े दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे। वे जंगल में रहते थे और जप तप करते थे। वे नए राजा के विशेष अनुरोध पर इस बारात में आए थे। कुलगुरु के पास एक पालतू भेड़िया था। वह भेड़िया उनके साथ हमेशा रहता था। इस बारात में भी कुलगुरु का भेड़िया उनके साथ आया था। नए राजा की बारात बड़ी शानदार थी। आगे आगे नया राजा घोड़ी पर सवार था और उसके पीछे सजी धजी बारात थी। दुष्ट राजा ने बारात का बड़े प्रसन्न मन से स्वागत किया। आज वह बहुत खुश था। उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। बारात के स्वागत सत्कार की व्यवस्था राजकुमारी के महल के बगीचे में की गई थी। वहाँ एक शानदार मंडप सजाया गया था। बारात के स्वागत सत्कार के बाद एक खुले मंच पर नए राजा को बिठाया गया। उसी समय बरमाला लिए हुए राजकुमारी आ गई और दूल्हा बने नए राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। नए राजा के पास उसके कुलगुरु अपने भेड़िए के साथ खड़े थे, जो बड़े ध्यान से राजकुमारी की ओर देख रहे थे। राजकुमारी दृष्टि नीचे किए थी, अतः कुलगुरु कुछ समझ नहीं पा रहे थे, किंतु उन्हें राजकुमारी असामान्य दिखाई दे रही थी। उसी समय राजकुमारी ने दृष्टि ऊपर उठाई। वह नए राजा को देखना चाहती थी, किंतु उसकी दृष्टि राजा के स्थान पर कुलगुरु से जाकर टकराई। राजकुमारी की दृष्टि से ही कुलगुरु के समझ में सब कुछ आ गया। हमेशा शांत रहने वाले कुलगुरु के चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए तनाव के लक्षण उभर आए। उन्होंने पल भर में ही एक कठोर निर्णय ले लिया। राजकुमारी नए राजा के बहुत निकट आ गई थी और उन्हें जयमाला पहनाने जा रही थी। अचानक कुलगुरु ने अपने भेड़िए को संकेत दिया। भेड़िया अपने स्थान से उछला और सीधा राजकुमारी की छाती पर सवार हो गया। राजकुमारी भेड़िए के आक्रमण को सह न सकी और घबराकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह तुरंत संभल गई। उसने जयमाला फेंकी और भेड़िए का सर पकड़कर गर्दन अपने मुंह में भर ली। इसके बाद जो हुआ उसे देखने वाले देखते ही रह गए। भेड़िया जमीन पर पड़ा था और विष के प्रभाव से उसके मुंह से झाग निकाल रहा था। वह कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। राजकुमारी अब पूरी तरह संभल चुकी थी। उसे नए राजा के कुलगुरु पर बड़ा क्रोध आ रहा था। इसी कुलगुरु के भेड़िए ने उस पर आक्रमण किया था, अतः वह फुफकारती हुई कुलगुरु की ओर बढ़ी। कुलगुरु के पास ही रक्षक खड़ा था। उसने कुलगुरु की जान खतरे में देखी तो वह राजकुमारी पर झपटा। राजकुमारी क्रोध में थी। उसने रक्षक का भी वही हाल किया जो कुलगुरु के भेड़िए का किया था। इन दो मौतों से दोनों पक्षों के लोगों को समझ में आ गया था कि राजकुमारी विषकन्या बन चुकी है। वे दुष्ट राजा की दुष्टता से पहले से ही परिचित थे। वे अच्छी तरह समझ गए कि दुष्ट राजा ने नए राजा के राज्य को हड़पने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। इधर राजकुमारी का क्रोध सातवें आसमान पर आ पहुंचा था। उसने मुस्कुराते हुए कुलगुरु की ओर देखा और उनकी ओर झपटी। तभी कुलगुरु का एक हाथ ऊपर उठा और उन्होंने राजकुमारी पर पानी छिड़कते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक फिर एक चमत्कार हुआ और राजकुमारी झाड़ी जैसी एक छोटे से पौधे में बदल गई। दुष्ट राजा और उसके साथियों ने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उन्होंने रुद्र रूप धारण करके कुलगुरु पर आक्रमण कर दिया। कुलगुरु अभी भी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से दुष्ट राजा और उनके साथियों को कांटेदार बबूल जैसे वृक्ष और झाड़ियों में बदल दिया। इस प्रकार दुष्ट राजा और उसके साथियों का आतंक समाप्त हो गया। उसकी प्रजा ने सुख और चैन की सांस ली और कुलगुरु को प्रणाम करके उनसे अनुरोध किया कि नया राजा उनके राज्य की बागडोर संभाल ले। नया राजा अभी तक कुलगुरु के पास खड़ा विस्मय से सब देख रहा था। उसके समझ में सब आ गया था। आज कुलगुरु ने उसके साथ ही उसके राज्य की भी रक्षा की थी। उसने कुलगुरु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से दुष्ट राजा के राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया। नए राजा के नेतृत्व में प्रजा अब बहुत खुश थी।